अगर पावर के मामले में आऊँ तो भाई पावर के मामले में बेस्ट है। अब बताता हूँ भाई ये सिटी की माइलेज मेरे को अभी तक इसमें क्या माइलेज मिल रही है। मेरे को इसका हैंडल ना सिटी के हिसाब से कंफर्ट नहीं लगा है भाई। सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नई फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल को देख के भाई समझ गए होंगे, वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पल्सर लवर्स के लिए स्पेशली। और जो भाई पल्सर N160 लेना चाहते हैं 2024 में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली वीडियो। तो भाई वॉच टिल द एंड। आप सभी को आज मैं देने वाला हूँ अपनी पल्सर N160 का 2024 में ऑनरशिप रिव्यू आफ्टर 20,000 किलोमीटर। यानी कि भाई 20,000 किलोमीटर चल चुकी है बाइक की, 5 सर्विस हो चुकी हैं। और आज आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं मुझे और क्या बेस्ट पार्ट लगे, क्या अप्स एंड डाउन्स आए। इन 2 साल ढाई साल के अराउंड होने वाला है पूरी जर्नी को, बाइक को। तो क्या इसमें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट लगी, वो सारा कुछ डिटेल में आज इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को देखना भाई एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा कि पल्सर N160 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए 2024 में। काफ़ी ज़्यादा अब तक अपडेट हो चुकी है बाइक, और जब से मार्केट में आई है, जब से बहुत ही ज़्यादा मार्केट वैल्यू जो है ना, मार्केट प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अभी तक की बेस्ट हो चुकी है। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नहीं है। और जो चीज़ मेरे को बेस्ट लगी वो बताने वाला हूँ, और जो चीज़ मेरे को प्रॉब्लम्स लगी ना 2 साल में जो आई हैं और क्या क्या मैंने फेस किया है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक रिव्यू देने वाला हूँ। और सबसे आखिरी में मैं आपको बता दूंगा कि भाई कितनी वर्थ है ये बाइक लेना और कितना नहीं। सबसे पहला पॉइंट मेरे दिमाग में अगर कुछ आता है ना, वो ये आता है, लोगों के सबसे बड़े जो कंसर्न है और क्वेरी होती है ना 160 सीसी की बाइक देखने के बाद, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है भाई माइलेज एवरेज। यानी कि भाई कोई भी पूछता है ना, तो सबसे पहले सवाल मेरे से यही पूछता है भाई कितना माइलेज दे रही है। और माइलेज के अगर मैं कमेंट्स निकालूं ओवरऑल, अभी तक जब से मैंने इसकी जो बाइक ये ली है, जितनी वीडियोस बनाई हैं आखिरी 2 साल में, जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है ना, अगर मैं माइलेज के कमेंट्स भी निकालूँ तो आई थिंक 100 से ऊपर मेरे यूट्यूब वाईटी स्टूडियो पे कमेंट्स होंगे माइलेज। तो भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेरे को अभी तक मैंने कितनी इसकी माइलेज एग्जैक्टली जो मेरे को माइलेज मिली है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। सभी सोचते हैं कि भाई नॉर्मल कम्यूट के लिए बाइक भी मिल जाए, टूरिंग भी मिल जाए, छोटी मोटी लॉन्ग राइड भी हो जाए और थोड़ी बहुत राइड्स वगैरह भी कर लें। ज़्यादातर बंदे यही सोचते हैं। तो भाई मैं अपना बता दूं, मेरा डेली ऑफिस है भाई, डेली ऑफिस कमीशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ गुड़गांव टू दिल्ली। वीकेंड में एक बार जाता हूँ, यानी कि 50-100 किलोमीटर ये हो गया। और लॉन्ग राइड्स भी मैंने बहुत सारी की हुई हैं, 4-5 लॉन्ग राइड्स इससे मैं अभी तक कर चुका हूँ। 2 बार नैनीताल होके आ चुका हूँ, एक बार चक्राता होके आ चुका हूँ, और एक बार भाई खाटू श्याम होके आ चुका हूँ पल्सर N160 से। तो ओवरऑल मेरे से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इस बाइक का आई थिंक किसी को नहीं हुआ होगा जितना मैंने इसको रन किया है। अब बताता हूँ भाई ये सिटी की माइलेज मेरे को अभी तक इसमें क्या माइलेज मिल रही है। सिटी में भाई मेरे को अभी तक इसमें 40 प्लस माइलेज मिली है, यानी कि 40 से कम तो कभी गई नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई जैसे हम धीरे, कभी रश में होते हैं, कभी लेट हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम इधर उधर निकाल के तेज़ भगाते हैं इधर, तो उसमें माइलेज ड्रॉप होता है। तो ड्रॉप माइलेज भी मेरे को 40 से मिनिमम 40 तो मिला ही मिला है। दूसरी बात कर लेता हूँ, अगर मैं इसको डेली, अगर मैं वीकेंड की बात करूँ, जैसे अगर मैं हाईवे से जा रहा हूँ 50 किलोमीटर मेरे को एक साइड जाना है कंटिन्यूसली रन करके, उसमें ट्रैफिक भी होगा, हाईवे भी इंक्लूड होगा, सब कुछ होगा, तो उसमें अगर ओवरऑल लमसम बताऊँ तो भाई 45 तक मेरे को माइलेज मिला है। यानी कि ये दूसरा सेगमेंट हो गया माइलेज मिलने का मुझे। और अगर मैं लॉन्ग राइड की बात करूँ, जहाँ पर हमारे हाईवेज़ होते हैं, जहाँ पर हमारी बाइक स्टेबल, मैंने स्टेबिलिटी के हिसाब से चेक भी किया, लाइक एक पर्टिकुलर स्पीड पे अगर आप बाइक चला रहे हो, लाइक मैंने नैनीताल की राइड में मैं गया था, तो नैनीताल में जब मैं गया था मैंने माइलेज भी एक्यूरेटली चेक किया था, और बाइक को मैंने रन किया था भाई पूरे हाईवे पे 80 टू 90 की स्पीड पे। यानी कि 80 टू 90 से ना तो नीचे गया 80 से, ना 90 से ऊपर गया। तो इस स्पीड पे मैंने बाइक चलाई, तो भाई मेरे को 53 से ऊपर का माइलेज निकाल के दिया, जो कि मैंने कैलकुलेट किया है। 53 भी मैं आपको एक नंबर कम ही बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको एक मिनिमम नंबर बता रहा हूँ। तो ये था भाई ओवरऑल माइलेज का जो इसका पॉइंट है ना। माइलेज के मामले में भाई आप सिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग राइड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ भाई और कुछ पॉइंट्स की, तो जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं यार इसमें थोड़ा टॉर्क कम है एनएस के अकॉर्डिंग और पावर कम है, तो लो पावर फील हुई है, नहीं हुई है कभी। तो भाई सच सच बताऊं तो मेरे को इतनी पावर की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मैं बहुत ही काम एंड पीसफुली बाइक को चलाता हूँ। कभी मन करता है टॉप स्पीड चेक करने का, तो मैं इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेता हूँ। सेफ्टी पर्पज़ मैं इसको बहुत आराम से चलाता हूँ। लेकिन अगर पावर के मामले में आऊँ तो भाई पावर के मामले में बेस्ट है। बेस्ट इन सेगमेंट मेरे को लगी, क्योंकि
अभी तक मेरे को लो पावर कहीं फील नहीं हुआ। ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरे पास छोटी बाइक है या मैं इसको भगाऊंगा तो मेरे से मैं इसको किसी से बीट हो जाऊंगा। तो ये भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ, पावर के मामले में कभी मेरे को लो पावर फील नहीं हुआ। रही बात है सबसे बड़ी बात भाई इसकी इंजन की, अभी मैं कुछ बेस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। बेस्ट पार्ट इस बात के भाई, इस बाइक का भाई ये है कि इसका इंजन इतना रिफाइन है ना भाई, 160 सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिफाइन इंजन इसमें दिया हुआ है। कोई भी ओल्ड इंजन इसमें यूज़ नहीं किया, सिर्फ इसमें भाई रिफाइंड 160 सेगमेंट के लिए N160 के लिए स्पेशल इंजन इसमें बनाया गया था। और काफ़ी स्मूथ बाइक है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना इस बाइक के साथ, काफ़ी अभी तक का तो वेल एंड गुड है भाई। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो आगे वीडियो में आपको बताने ही वाला हूँ। और अगर कोई पूछेगा ना कि भाई 160 सीसी के सेगमेंट में 2022 में आपने अपाचे क्यों नहीं ली, NS क्यों नहीं ली, तो भाई सबसे बड़ा रीज़न मैं बता देता हूँ उसका ये था कि भाई ड्यूअल चैनल ABS सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बाइक की। ड्यूअल चैनल ABS है। जिस टाइम पे बाइक लॉन्च हुई थी उस टाइम पे कोई भी बाइक 160 सेगमेंट में अभी तक ड्यूअल चैनल ABS में लॉन्च नहीं हुई थी। 2024 मॉडल में आज के टाइम पे 125 सीसी बाइक भी सिंगल चैनल ABS के साथ आने लगी है। तो 2 साल पहले की बात की मैं बता रहा हूँ कि भाई उस टाइम पे यही पर्पज़ था इस बाइक को लेने का कि आपको इसमें ड्यूअल चैनल ABS पहली बार किसी 160 सीसी की सेगमेंट में बाइक में आया था। तो ये मेन रीज़न रहा मेरा इस बाइक को लेने का। और अगर ड्यूअल चैनल ABS जिस टर्म्स में डिफ़र कर रहा है ना, जिस टर्म्स को ये डिफ़ाइन कर रहा है भाई, वो टर्म्स भी एग्जैक्टली काम करता भी है। इस बाइक की ब्रेकिंग अभी तक कहीं भी ऐसा धोखा नहीं मिला है कि कहीं भी ऐसी ड्यूअल चैनल ABS के हिसाब से इसने काम ना किया हो। भाई ब्रेकिंग बेस्ट इन बेस्ट सेगमेंट है। मैंने और भी बाइक्स रन करी हैं, और भी बाइक्स कभी कभी चला लेता हूँ, कभी किसी की दोस्त की दिख गई तो चला के ट्राई किया, उसका ब्रेक भी उसी तरीके से टेस्ट किया, लेकिन किसी ना किसी में कुछ ना कुछ मेरे को इशू लगा ही है। तो भाई ब्रेक के मामले में मेरे को मतलब ब्रेक, अगर मैं सिर्फ ब्रेकिंग की बात करूँ तो भाई ब्रेकिंग के मामले में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मैं पल्सर N160 को देना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रेक से बढ़िया कुछ नहीं है। ब्रेक्स अगर आपके अच्छे हैं बाइक में तो आप कहीं भी मतलब आप समझ सकते हो ना, दुर्घटना से देर भली, वो वाला सिस्टम है। तो भाई ये सबसे बड़ी बात ये लगी मेरे को। अब बात कर लेते हैं भाई कुछ और इसके फीचरिस्टिक के बारे में। तो फीचर्स तो भाई भर भर के हैं, जैसे कि डुअल चैनल ABS बहुत बढ़िया फीचर है। मार्केट प्रेजेंस, अगर इस बाइक की मार्केट प्रेजेंस की बात करूँ ना तो भाई वो अलग ही है। जिस टाइम पे मैंने ली थी उस टाइम पे इस तरीके का लुक सिर्फ MT-15 में आता था। MT-15 के बाद से ये लुक डिज़ाइन किया गया है। MT-15 अलग सेगमेंट है, लेकिन भाई ये जो जिस टाइम पे लॉन्च हुआ और जब से ये चल रहा है ना, तो भाई बहुत ज़्यादा मार्केट प्रेजेंस इस बाइक की है। एक और पॉइंट मेरे को अच्छा लगा वो है इस बाइक का भाई LED सेटअप। इस बाइक का जो LED सेटअप है ना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो है, उस प्रोजेक्टर हेडलैम्प को आई थिंक 160 सेगमेंट में या 200 सीसी सेगमेंट में भी कोई बीट नहीं कर सकता। इतनी अच्छी इसकी विजिबिलिटी है भाई। मैंने कंपैरिजन वीडियो भी की हुई है, MT-15 के साथ भी कंपेयर किया हुआ है। नाइट पे इसका खुद का एक नाइट लाइट रिव्यू भी बनाया हुआ है। तो भाई इसका जो प्रोजेक्टर और LED सेटअप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। आपको कहीं भी ऐसा लगेगा नहीं कि आपको इसमें अलग से फॉग लैम्प्स वगैरह लगवाने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस है ना कि आप आराम से, मैंने चक्राता राइड में बिल्कुल अंधेरे में चलाई। अगर चक्राता राइड की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। भाई बिल्कुल अंधेरे में, पहाड़ों जैसे अंधेरे में बिल्कुल वीडियो चलाई, ना आगे कोई बाइक ना पीछे कोई बाइक, और खाली इसके हेडलैम्प के डिपेंड होके मैं गया हुआ था। एक्स्ट्रा मैंने इसमें फॉग लैम्प वगैरह नहीं इंस्टॉल करवाए थे, तो ये एक बेस्ट पार्ट लगा मेरे को। बजट में आपको इतनी अच्छी LED सेटअप मिल रही है ना, तो भाई वेल एंड गुड है यार, कमाल ही है। सो कुछ अच्छाइयाँ मैंने इस बाइक की आपके सामने रख दी हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस बाइक के साथ। भाई मैं वही बता रहा हूँ, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं, वो मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक की प्रॉब्लम्स क्या मेरे को फेस हुई हैं इसमें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को जो फेस हुई है ना, जो मेरे को लगता है कि इस बाइक में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो है इसका हैंडलिंग पोस्चर। पहले भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो अलग से बना चुका हूँ। मेरे को इसका हैंडल ना सिटी के हिसाब से कंफर्ट नहीं लगा भाई, क्योंकि थोड़ा सा डाउन साइड हैंडल है और थोड़ा सा पेन होता है भाई। मेरे को पहले भी हुआ है और अभी भी होता ही है। अभी तक चेंज नहीं कराया है, बहुत बार बोल चुका हूँ चेंज कराऊंगा, बट ऐसा मौका नहीं मिल रहा है और कभी कन्फ्यूज़न है कि कौन सा हैंडल चेंज कराना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी है कि इसका हैंडल अगर NS वाला हैंडल होता या इसमें जो बार वाला हैंडल होता ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता था और अच्छा हो सकता था।
बट अभी ये वाला हैंडल है, तो ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा। और अगर और प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो दूसरी प्रॉब्लम जो है सभी बाइकों में आई है, वो है भाई इसका चैन साउंड। तो चैन साउंड भाई हर एक बाइक में पल्सर N160 में देखने को मिला है। मेरी बाइक में 10,000-15,000 के बाद थोड़ा साउंड आना शुरू हुआ था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आना चालू हो गया है। तो इसका तो शायद कुछ नहीं कर सकते, ये तो भाई वियर एंड टियर की बात हो सकती है कि एक टाइम पे आके चैन सेट को भाई बदलवाना ही पड़ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा बिग इशू नहीं मान सकता। बिग इशू भाई ऐसा कोई इशू नहीं आया कि बाइक अगर मैं कहीं लेके जा रहा हूँ, रास्ते में खड़ी हो गई है और फिर इंजन में काम हुआ है, ऐसा इशू तो भाई अभी तक कभी भी मैंने फेस नहीं किया है। कभी धोखा नहीं दिया भाई, कहीं भी ले गया हूँ मैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आपकी बाइक आपको कभी धोखा ना दे, तो वेल एंड गुड है भाई, बढ़िया लगता है ऐसा तो। और अगर और कुछ पॉइंट्स की बात करूं, अब बात करते हैं भाई अभी तक मैंने इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स के लिए मैंने क्या चेंज कराया है। सबसे पहले भाई फर्स्ट सर्विस से पहले ही आई थिंक ये बंद होने लग गई थी, तो इसका TPS सेंसर ख़राब हो गया था। तो पहली बार में TPS सेंसर बदला और उसके बाद से भाई बिल्कुल ठीक चल रही थी। उसके बाद भाई दोबारा इसमें इंजन चेक लाइट जो आती है वो आने लग गई थी, तो फिर से मैं दोबारा गया तो उसका फिर से TPS सेंसर चेंज हुआ। एक प्रॉब्लम भाई फर्स्ट सर्विस के बाद से मेरे को रेगुलर आ रही थी, वो था भाई इंजन ऑयल लाइट इशू। यानी कि जो लो इंजन ऑयल रेड कलर की लाइट आती है, वो थोड़े किलोमीटर चलने के बाद ना ऑटोमेटिकली आ जाती थी, फिर ऑटोमेटिकली बंद कर देते थे तो चली जाती थी। तो उसका इशू भाई वो मेरी अभी तक 4th सर्विस तक चला था वो इशू। और उस इशू के लिए मैंने भाई स्विच प्रेशर सेंसर चेंज कराया था और उसके बाद से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। उसके बाद भाई बड़ा इशू इसमें भाई जो आया वो मेरे को लगा वो था इसका ECU जब चेंज हुआ था। यानी कि जब इसमें इंजन लाइट दोबारा आने चालू हो गई, सब कुछ बदलवा दिया। वीडियो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें भाई मेरा ECU चेंज हुआ था। यानी कि 2 साल में 3 TPS सेंसर चेंज हुए हैं, एक स्विच प्रेशर सेंसर चेंज हुआ है और एक हमारा ECU चेंज हो चुका है। तो यानी कि ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो भाई इसमें 4-5 चीज़ें ही चेंज हुई हैं। और जो लाइट्स वगैरह के हैं भाई ये सेंसर्स के इशू हैं। तो ये तो शायद ये वियर एंड टेयर में मैं मान सकता हूँ, बिग इशू में नहीं मान सकता मैं। ये था भाई ओवरऑल मेरा कुछ एक्सपीरियंस, जो मैंने इशू की फेस किए, जो मेरे को अच्छी बातें बेस्ट पार्ट लगी इस बाइक में, वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब पॉइंट आता है भाई 2024 में पल्सर N160 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 2024 में सारी ही चीज़ अपग्रेड हो चुकी हैं। जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो भाई पहला मतलब लॉन्च था, उस टाइम पे मैंने ली थी, तो कंपनी ने भी भाई टेस्टिंग के लिए ही मतलब सब कुछ किया था। तो जब जैसे जैसे मार्केट में प्रॉब्लम्स आई वैसे वैसे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर दिया गया है। और अभी जो 2024 में जो बाइक आ रही है डिजिटल मीटर के साथ आ रही है और काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, टायर्स वगैरह। इसमें भाई मेरा MRF का टायर है, अब जो आ रहा है उसमें यूरो ग्रिप का टायर आ रहा है। तो ये चीज़ें भी भाई बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो सब चीज़ें ना टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं। और 2 साल में बाइक इतना ज़्यादा मार्केट में वैल्यू बना चुकी है ना, तो उनको पता चल गया कि अब इसमें ये प्रॉब्लम्स है, ये रेक्टिफाइज कर दी जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बदल चुकी हैं 2024 में। और अगर मैं बात करूँ 2024 में अगर कोई लेना चाहता है, मेरा ओनरशिप रिव्यू आप देख लो और मैं आपको 100% रिकमेंड कर सकता हूँ इस बाइक के लिए कि आप अगर सोच रहे हो ना N160 के बारे में, तो ये मत सोचना कि भाई कहीं कोई लैक हो सकता है। भाई कोई लैक नहीं है, रेदर देन अगर आप मेंटेन करके नहीं चलाते हो तो फिर वो आपका इशू है। बट मैं अपना ओनरशिप जेन्युइन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस बाइक में अभी तक मेरे को ऐसा कोई बिग इशू नहीं आया है। अगर आप टाइमली मेंटेनेंस, टाइमली सर्विसेज, टाइमली सभी चीज़ें करते रहोगे ना, तो आपकी बाइक वेल एंड गुड चलेगी, एक परफेक्ट कंडीशन में चलेगी। तो ये था मेरी साइड से इस बाइक का एक प्यारा सा और एक जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू, जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। बाकी आपको क्या लगा, मैंने कुछ गलत बोला या आपको क्या फेस हुआ अगर आप भी पल्सर N160 यूज़ कर रहे हैं, आपको कैसी बाइक लगी और कैसा आपको लगा। और अगर मैंने कुछ गलत बोला तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी भाई अगर आपको बाइक लेनी है तो आप इस वीडियो के थ्रू जा सकते हो। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई पता ही है, लाइक तो करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। बाकी भाई मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियोस में और ऐसे अच्छे ब्लॉग्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। बाय।